हेलो बच्चों। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आप भी अपनी बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? जब हम रिसोर्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स इज अ थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मीन्स जो भी चीज़ें हमारे हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलती है वो सारी चीज़ें रिसोर्स है। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जो कुछ भी आप देख पाते हैं वो सारी चीज़ें रिसोर्स है। बट उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। अब आप जो भी देख रहे हैं वो तो रिसोर्स हो नहीं सकता, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्स को रिसोर्स बनाती है। तो रिसोर्स होने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकंड इज इकोनॉमिकली फिजिबल एंड थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो कोई भी चीज रिसोर्स हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मतलब अब तक जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही हम किसी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में सुने होंगे, जिससे अभी फ़ोन बनता है, एआई बनता है, स्पेस क्राफ्ट बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो अर्थ के अंदर पहले से ही है, जब से अर्थ बनी है तब से ही है। बट पहले के लोगों को इनके बारे में पता नहीं थी, नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उस चीज़ को निकालते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट है, आज हमारे लिए रिसोर्स है। बट जब लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो चीज़ उनके लिए रिसोर्स नहीं थी। ऑल्दो कि वो अर्थ पे थी बट उनको नॉलेज नहीं था तो उनके लिए वो रिसोर्स नहीं थी। बट हमारे लिए वो रिसोर्स है और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सेकंड इज इकोनॉमिकली फिजिबल। अब जब आप किसी चीज़ को निकालेंगे, किसी चीज़ को भी बनाएंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो जितना खर्च किसी चीज़ को बनाने में होता है, जब आप उसे किसी को बेचेंगे तो उतने पैसे भी आपको मिलना चाहिए। अगर उतना लागत जितना आपने लगाया है उतने पैसे नहीं मिल पा रहे तो वो चीज़ बनाना बेकार है, तो वो रिसोर्स कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्राइस है। बट वहाँ से लाने में ही इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा कि जब उसको बेचा जाए, उसको आम जनता तक पहुँचाया जाए तो वो उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, उतना पैसे नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से हम क्यों निकालेंगे जब किसी को बेनिफिट ही नहीं होगा। तो वो चीज़ हमारे लिए भी रिसोर्स नहीं है वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है बट वो रिसोर्स नहीं है। थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। मीन्स जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बना रहे हैं, पैसे खर्च करके बना रहे हैं, उससे सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए, सोसाइटी को उससे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, उससे सोसाइटी हमेशा आगे बढ़े ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो कोई भी चीज़ रिसोर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन क्या है? इसको बनाने में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, पैसे लगे हैं और ये सोसाइटी के काम भी आ रही है, तो ये रिसोर्स है। नाउ, आर रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या रिसोर्स फ्री में मिलता है इन्वायरमेंट के द्वारा? मतलब रिसोर्स कहीं भी है और हम उसे वैसे ही यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। रिसोर्स का काम है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी को इजी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसको देखें, पेन को, तो ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी को इजी बना रहा है। और भी जो भी आप देखते हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, जो भी चीज़ें हैं तो वो हमारे एक्टिविटी को इजी बना रहा है। नाउ, सबसे बड़ी बात है कि जो ह्यूमन है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्योंकि कुछ भी हम बना रहे हैं, या तो हम बना रहे हैं या हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहे हैं। अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? ह्यूमन ही होता है। ह्यूमन, आप किसी को ज़रूरत होती है तो कौन आता है? ह्यूमन ही आता है। तो जब ह्यूमन ही एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, उससे भी हम यूज़ ले रहे हैं, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से यूज़ ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही हुआ। नाउ, ह्यूमन रिसोर्स मतलब दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। मतलब जो भी मटेरियल अवेलेबल है अर्थ पे, उसका ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करता है और यूज भी करता है। मतलब कहीं भी अगर ओर्स पड़े हैं, जैसे एल्युमिनियम के लिए क्या हो गया, बॉक्साइट हो गया,
आयरन के लिए हेमेटाइट हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, थर्मल हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो अर्थ पे ऐसे ही पड़ी हुई है, बट उसको यूज़ में लाने के लिए टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज का यूज़ करके ह्यूमन उसको रिसोर्स में डेवलप करता है, और फिर ह्यूमन ही है जो उसको यूज़ करता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्स को कितने तरह से बांटा जा सकता है, रिसोर्स का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of origin, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मीन्स उसका ओरिजिन क्या है, इसके बेसिस पे दो टाइप्स है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जिसमें जान होती है, जिसमें लाइफ होती है, और जिसमें लाइफ नहीं होती है वो एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या आएगा, फ्लोरा फौना, जिसमें भी जान है, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे बायोटिक में आएंगे। और एबायोटिक में जिसमें लाइफ नहीं है, दैट हैज़ नो लाइफ, तो इस पे आएगा आपका पहाड़, रॉक्स, पेड़, नदी, झरने, तालाब, जो भी है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो इस पे है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मीन्स इसका एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स कि आप कैसे इसका यूज करेंगे तो खत्म होगा कि नहीं होगा। तो उसका है, पहला है रिन्यूएबल एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। मीन्स रिन्यूएबल मीन्स जिसको दोबारा से न्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल। तो इसके बेसिस पे रीन्यूएबल पे क्या आएगा, जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाता है। तो किसे हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है तो वो हमेशा आते रहता है, तो जो सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, हाइड्रो पावर एनर्जी हुआ, वो सारा रीन्यूएबल पे हुआ, जिसको हम लोग दोबारा से ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में हुआ जिसे हम दोबारा, एक बार अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा नहीं ला सकते हैं, उसको बढ़ने के लिए बहुत जियोलॉजिकल पीरियड लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोयला। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स मालिकाना के टाइप्स में कौन कौन आते हैं, तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मीन्स हुआ जिसपे किसी खास व्यक्ति का हक होता है, जैसे कि आपका घर, प्लॉट, तो वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स हो गई, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गई। कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी का जिस पे हक होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्क, पार्क पे किसका होता है, जहाँ जो जो लोकेलिटी में पार्क है उस लोकेलिटी का वहाँ पे उसका हक हो जाता है। थर्ड है नेशनल, नेशनल मतलब किसी देश का, फॉर एग्जाम्पल समुद्र, पूरा देश क्या है, समुद्र से घिरा है, ओशन से घिरा है, तो सारे ओशन पे किसी देश का तो कब्जा नहीं हो सकता। तो जो सटे हुए कंट्री हैं, किसी भी ओशन में जो उससे सटे कंट्री होते हैं उनका होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ओशन है, ठीक है, तो ओशियन से ये आपका सी लेवल हो गया, तो सी लेवल से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री का हक होता है। जो भी मिनरल्स यहाँ पे होंगे, जो भी आपको मछली पकड़ना है, जो भी कुछ करना है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, किसी भी कंट्री को वो 12 नॉटिकल माइल तक ही कर सकता है। उसके आगे होता है 200 नॉटिकल माइल। उसके बाद होता है 200 नॉटिकल माइल तक, इसको एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए आपको इंटरनेशनल अथॉरिटी से परमिशन किसी भी कंट्री को मिलती है। उसके आगे ओपन सी होता है, जिसपे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ कोई भी मतलब पानी का जहाज आ सकता है, किसी भी कंट्री का जा सकता है, इस पे कोई कुछ करे तो वो किसी कंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ इंडिया को मैग्नीज के माइन के लिए इंडियन ओशियन में 200 नॉटिकल माइल तक भी परमिशन मिल चुका है।
फिर आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जैसा कि मैंने कहा कि 200 नॉटिकल माइल से जब आगे के समुद्री तट पे जाते हैं, समुद्री इलाके में जाते हैं, ओपन सी में जाते हैं, तो वहाँ किसी भी कंट्री का नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता है। आपका स्पेस भी इंटरनेशनल है। आपका अंटार्कटिका, आर्कटिक जो भी है, जो अनटच एरिया है, वो सारे इंटरनेशनल में आते हैं। लास्ट है पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। ये आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि कोई भी रिसोर्स का कितना डेवलप अभी तक हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, या और फ्यूचर में होना बाकी है, उसके बेसिस पे भी हम लोग 4 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड करते हैं: पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। पहला है पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल मीन्स इसकी और पोटेंशियल है इस रिसोर्स को डेवलप करने की, लेकिन अभी वो हम लोग उतना ज़्यादा नहीं इसका कर पाए हैं, यूज़ नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब इसकी क्या, विंड की, सोलर की अभी तो बहुत कैपेबिलिटी है, उससे ही हम लोग ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। बट नहीं है, अभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट भी स्कीम चला रही है कि हर घर सोलर एनर्जी के माध्यम से उसका ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि वो रीन्यूएबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। जो नॉन रीन्यूएबल है, जिससे अभी हमें बिजली मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब से मिलती है, तो उसका यूज़ कम करके रीन्यूएबल का यूज़ ज़्यादा करना है, क्योंकि उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उसका यूज़ कम हुआ है। डेवलप्ड मतलब कि जो डेवलप्ड हो चुका है, उसका सर्वे हो चुका है, उसका क्वांटिटी कितना है, कहाँ है, ये सब हमें पता है। फॉर एग्जांपल आपका कोयला और पेट्रोलियम, ये डेवलप्ड हो चुका है, हम लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं, इसकी कहाँ क्वांटिटी है, किस स्टेट में है, किस जगह पे है, ये सब हमें पता है, इसका सर्वे हो चुका है। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक मतलब ऐसा रिसोर्स जो भी है, हमें पता है कि ये रिसोर्स यहाँ पे है, बट अभी वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है जिसका यूज़ हम कर सकें। फॉर एग्जांपल आपका वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके एनर्जी लिया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, बट हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, हम उतने एडवांस नहीं है कि हम अभी उस लेवल तक जा सके, तो वो स्टॉक एनर्जी में आएगा कि अगर इन फ्यूचर कभी टेक्नोलॉजी आए, कभी वैसा हो, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है फोर्थ है रिजर्व। मतलब रिजर्व मीन्स कि जिसे हमें पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, बट अभी तक स्टिल उसका यूज़ नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल हाइडल एनर्जी, जैसे नदी से बिजली लगाना, पन बिजली जिसको कहते हैं, तो बहुत इसका स्कोप है, बट उतना ज़्यादा अभी ये एडवांस नहीं हुआ है, उस स्टेज तक अभी हम पहुँचे नहीं है कि उसका यूज़ कर पाए। तो क्लासिफिकेशन भी आप लोग समझ गए, रिसोर्स क्या है वो भी पता चल गया। अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो आप इस तरह से क्राइटेरिया के साथ लिखेंगे, सब अलग करके, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है।